हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस। चलिए, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एवरेज वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में, एवरेज स्पीड, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। गुड मॉर्निंग आदित्य, अंकुर, काजल, दिलीप, नेहा, वंदना, प्रियंका, मनोज, एसिका, अजय, कोमल, विजेता, साधना, दीपशिखा, मोहित, अनिल, अमित, प्रथम, सतीश, सपना। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आज के सेशन को। पहले एक सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन को बाकायदा आप लोगों को लिखना है। एक गाय 7 मीटर की रस्सी से बंधी है। अगर गाय के द्वारा 3.5 चक्कर लगाया जाता है, इस तरह का सवाल पूछते हैं आपके पेपर में, तो गाय के द्वारा तय की गई दूरी, इंग्लिश में भी बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। गाय के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? इंग्लिश में लिख लीजिएगा क्वेश्चन। इफ अ कॉ इज अटैच्ड विथ a 7 meter rope and if cow takes 3.5 round, then what is distance and displacement covered by cow? ठीक है, लास्ट में पूछ लीजिएगा। जो भी आपके पिछले क्लासेस से जो डाउट हैं आप उसे बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहां पर क्या है, देखिए ये गाय है, गाय को कितने मीटर की रस्सी से बांधा है? 7 मीटर की रस्सी से बांध दिया। अब गाय क्या कर रही है? इसका 3.5 चक्कर लगा रही है। 1 2 3 और 3.5 चक्कर लगा के, मतलब 1 2 3 और ये 3.5 चक्कर मान लीजिए लगा ली, यहां पे आ गई गाय। तो पहले तो आप इसका सरकमफेरेंस निकालिए। C इज इक्वल टू क्या होगा? 2πr, यानी परिधि कितना हो जाएगा? 2 × 22/7 गुने 7, यानी 7 कट गया, 44 मीटर। यानी कि गाय अगर एक चक्कर लगाएगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 44 मीटर। 3.5 चक्कर लगा रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दूरी क्या हो जाएगा? 3.5 चक्कर लगा रही है, एक चक्कर में कितना? 44 मीटर है, तो 3.5 चक्कर में कितना मीटर हो जाएगा बताइए? 44 दिया 152 + 22 कितना हो जाएगा? 44 दिया कितना? 132 + 22 होगा ना, 154 मीटर। और विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन आपका क्या हो जाएगा बताइए? यहां थी गाय, 3.5 चक्कर लगा के यहां पहुंच गए, तो इसके और इसके बीच न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? 7 + 7 कितना हो जाएगा? ठीक है, 154 और 14 जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए, फिर हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स जितना अभी हमने पढ़ा है वहां से बन सकता है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। कोई गाय है, इसको हमने 7
मीटर की रस्सी से बांध दिया। अब ये गाय इस रस्सी बंधी हुई है और इसमें 3.5 चक्कर लगा रही है, यानी कि जब वो एक चक्कर लगाएगी तो कितना मीटर का दूरी तय करेगी? 44 मीटर का दूरी तय करेगी, क्योंकि जब वो घूमेगी तो ये एक वृत्ताकार पथ का निर्माण करेगी जिसका त्रिज्या क्या होगा? 7 मीटर होगा। तो उस वृत्ताकार पथ का परिधि क्या हो जाएगा? 44 मीटर। इस फॉर्मूले से 3.5 चक्कर लगाएगी तो 44 गुने 3.5 यानी कि इतना उसके द्वारा तय किया गया दूरी होगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? जो इनिशियल पॉइंट है, जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, उसके बीच न्यूनतम दूरी। तो 7 मीटर प्लस 7 मीटर कितना? 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला आता है स्पीड और वेलोसिटी। इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है? स्पीड यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चाल, समझिएगा बहुत ध्यान से। और दूसरा है वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब हम लोग बात करते हैं चाल की, चाल क्या है? तो सबसे पहले याद रखिएगा यह एक सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। यानी कि जो स्पीड है ये क्या है? आपका अदिश राशि है, यानी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और दूसरा ये जो वेलोसिटी है ये कैसा है? कि यह एक सदिश राशि, यानी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। ठीक, स्पीड की बात करते हैं तो इसका जो चाल का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। जबकि जो वेलोसिटी है, वेग है, इसको निकालने का सूत्र क्या होगा? वेग यानी वेलोसिटी, इसको निकालने का सूत्र क्या होगा? विस्थापन। ये सब सूत्र भी पूछते हैं आपसे सर, है ना? विस्थापन बटे समय, या फिर लिख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं, इसका जो एसआई यूनिट होता है, याद रखिएगा इसका जो एसआई यूनिट होता है स्पीड का, ये मीटर पर सेकंड होता है, और इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? वही होगा, मीटर पर सेकंड होगा। इसका भी जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड ही होता है। लेकिन याद रखिएगा जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका मतलब जो स्पीड है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, जबकि ये जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपका ऋणात्मक होगा, तो उस कंडीशन में वेग भी क्या होगा? आपका ऋणात्मक होगा। ठीक, क्लियर? बिल्कुल 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 धनजीत जी, चिंता मत करिए, पूछते रहेंगे, है ना? जब आएगा सवाल तो पूछते रहेंगे, चिंता मत करेंगे, नहीं करना है आप लोगों। अब देखिए, यानी कि आपको इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि चाल सबसे पहला एक अदिश राशि है, वेग क्या है? आपका एक सदिश राशि है। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। इसका सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। यूनिट दोनों का सेम होता है, लेकिन चाल आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जो आपका वेग है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप इस पॉइंट से चलते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से चलते हैं और यहां तक पहुंचते हैं। समझिएगा, ये ए है और ये बी है। आपने इस पथ को कवर किया और आप चलते हैं 100 मीटर चले आप कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। ठीक है, और इसके बीच जो न्यूनतम दूरी है, मान लीजिए ये 70 मीटर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका दूरी कितना है? 100 मीटर।
विस्थापन कितना है 70 मीटर। समझिएगा ध्यान से, समय आपका दिया गया है कितना 10 सेकेंड। अब आप यहां पर चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितना है आपका 100 बटे समय कितना है 10, यानी कितना आ गया आपका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह आप अगर वेग निकालेंगे यानी वेलोसिटी तो क्या होगा, विस्थापन बटे समय यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पर आपका विस्थापन कितना है, विस्थापन है आपका 70, समय कितना है 10 सेकंड, यानी कि आपका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 7 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको देखिए ये चीज समझ में आना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट की, पहले आप इसे लिखो, यहां तक पहले बनाओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पहले बताओ, फिर हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे औसत चाल का क्या सूत्र होता है, फिर उससे रिलेटेड एक सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए चाल और वेग में सिंपल सा एक अंतर होता है, सिंपल सा अंतर है चाल और वेग में कि आप जो दूरी तय करते हैं, जितना आपने दूरी तय किया, मान लीजिए आप एक जगह से एक पथ को कवर करते हुए चल गए आप 100 मीटर, 5 सेकंड का आपने समय लिया, तो जो आपका तय किया गया दूरी है उसको जब आप क्या करेंगे समय से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या दूरी निकल जाएगा, सॉरी आपका चाल निकल जाएगा। वही आपका जो विस्थापन हुआ, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को जब आप समय से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपका वेग मिलेगा। ठीक है, स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मतलब चाल आपका एक अदिश राशि है, जबकि वेग आपका क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी देखते हैं प्रवीण। एवरेज स्पीड जो होता है उसके ऊपर अभी, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर अभी हम लोग आएंगे। नेगेटिव वेलोसिटी का भी एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे ना, एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चिंता मत करिए। जैसे मान लीजिए दूसरा पॉइंट मैं अगर आपको पूछूं, दूसरा सवाल, जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसे एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ठीक है, या ऐसे एक मान लीजिए किसी, मान लीजिए ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ऐसे समझिए, ध्यान से समझिएगा। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, आप जाते हैं ए से बी को जाते हैं और फिर बी से ए पर वापस आ जाता है। समझिएगा ध्यान से चीजों को, आप ए से बी पॉइंट पर गए और बी से आप ए पॉइंट पर आ गए। इस ए और बी के बीच की दूरी मान लीजिए 20 मीटर है। ठीक, यानी आप क्या करते हैं, ए से बी पर गए और बी से ए पर वापस आ गए। ए और बी के बीच की दूरी 20 मीटर और आपको जाने और आने में जो टोटल टाइम लगता है मान लीजिए वो आपको लगा 10 सेकंड का। जाने और आने में यानी ए से बी पर गए और बी से ए पर आए, इसमें आपको समय कितना लगा, समय आपको लगा 10 सेकंड का। और आपसे पूछा कि चाल क्या होगा और वेग क्या होगा, यानी कि स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा, बताइए। तो यहां पर देखिए आपका दूरी कितना तय हुआ, ए से आप बी को जा रहे हैं, बी से आप ए को आ रहे हैं, तो यानी कि टोटल आपने डिस्टेंस कवर कितना किया 40, दूरी कितना हो गया 40 हो गया। समय कितना है 10 सेकंड, यानी 40 बटे 10, यानी कि आपका स्पीड कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन वेग की बात करेंगे तो यहां पर आपका देखिए विस्थापन कितना है, विस्थापन आपका 0 है, 0 बटे 10 कर दीजिए, क्या आ गया 0 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेक्चर नंबर 5 नहीं समझ में आया है, सॉरी लेक्चर नंबर 5 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जो कंसर्न टीम है उनके पास ये समस्या भेज दी जाएगी और शाम तक में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, सपोर्ट टीम के पास चला जाएगा, मैं भी एक बार उनको बोल दूंगा। ठीक है,
समय कहां से निकाला? समय मैंने बताया ना कि ए से बी और बी से ए आने में कितना सेकंड लग रहा है? 10 सेकंड का समय लग रहा है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है। आगे ये बात समझ में, बिल्कुल लिखना है इसको। बिल्कुल हो सकता है चाल और वेग बराबर भी हो सकता है, अभी वो कंडीशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल टाइम दिया हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे। स्पीड 0 कब होगा? मान लीजिए कि आप ए पॉइंट पर खड़े हैं और आप रेस्ट में टी मतलब कि 10 सेकंड के बाद भी, t इज इक्वल टू 10 सेकंड के बाद भी आपका जो है यही है स्थिति, यहां से आपने कोई डिस्टेंस ही तय नहीं किया। यानी कि जब आपका डिस्टेंस 0 होगा उस समय आपका स्पीड भी क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, कोई वस्तु अगर विराम में है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा? 0, ठीक। बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखिए रिलेशन एक है, अब हमको आप ये बताओ चाल बराबर क्या है? चाल बटे वेग अगर लिखें, ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा एक क्वेश्चन भी पिछले सेशन में कराया था आपको। चाल बटे वेग बराबर हम लिख सकते हैं क्या? दूरी बटे समय और बटे विस्थापन बटे समय, इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते क्या? दूरी बटे समय गुने समय बटे विस्थापन। अरे हाँ, नहीं बताओ, यानी कि ये समय समय कट जाएगा और हमारे पास क्या आ गया रिलेशन? चाल बटे वेग बराबर दूरी बटे विस्थापन। एक ये रिलेशन आया, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हो कि दूरी बटे विस्थापन, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि दूरी बटे विस्थापन का मान या तो 1 के बराबर होता है या 1 से ज्यादा होता है। इस प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? चाल बटे वेग का मान भी क्या होगा? यानी स्पीड बाय वेलोसिटी का मान भी या तो 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। इस तरह हम ऐसे लिख सकते हैं कि चाल जो होगा यह हमेशा वेग से बराबर होगा या वेग के क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक। बात समझ में आ गई? यानी कि स्पीड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट, टाइम कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा? स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है कि ये जो दूरी बटे विस्थापन है, इसका मान या तो 1 के बराबर होता है या फिर 1 से ज्यादा होता है। इसलिए चाल बटे वेग का मान क्या होगा? या तो आपका क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। यानी कि चाल जो है वो हमेशा वेग से ज्यादा होगा या फिर वेग के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं क्या हम लोग? बताइए, क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? वेग बटे चाल इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी वाला फिर से एक बार देखिए, यहां पर क्वेश्चन, मतलब वेलोसिटी का मतलब सिंपल है ना, आप देखिए बहुत ज्यादा आप लोग बेवजह उलझ रहे हो। विस्थापन आपको पता है क्या होता है? विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो दूरी है, उसी न्यूनतम दूरी है, उसी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन को आप समय से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। इस कंडीशन में ये आप मान लीजिए इस पॉइंट पर खड़े हैं, आप बी पर गए और बी से वापस ए पर आ गए, आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच दूरी क्या है? 0। विस्थापन आपका 0 है। इसका मतलब वेग क्या होगा? आपका वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन 0 है तो आपका 0 बटे समय क्या? 0 हो जाएगा वेग, ठीक। अभी ग्राफ वाले पर आएंगे, ग्राफ की बात बहुत डिटेल में समझाएंगे आपको, एक एक ग्राफ को, चिंता मत करिए। यहां तक समझ में आ गया? ये रिलेशन याद रखिएगा सर, जैसे डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसी तरह चाल बटे वेग भी क्या होता है? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
यानी इसलिए चाल का मान हमेशा वेग से ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, वेग के बराबर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, एक क्वेश्चन करते, पहले हम लोग बात करते हैं कि औसत चाल क्या होता है ना। औसत चाल क्या होता है? चाल ऋणात्मक नहीं होगा, वेग ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ध्यान से समझिए। औसत चाल क्या होता है, या एवरेज स्पीड जिसे हम लोग कहते हैं, औसत चाल। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला आपसे पूछते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, बटे कुल लिया गया समय। यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से आपसे सवाल बनता है। औसत चाल का मतलब क्या है? औसत चाल का मतलब होता है कि आपने जो कुल दूरी तय की और आपने जो कुल समय लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत चाल कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये कैसे बनता है? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति या कोई कार, लिख लीजिए, कोई कार ए से बी तक 10 सेकंड में पहुंचता है तथा बी से, ध्यान से समझिएगा, बी से ए तक वापस आने में 8 सेकंड लेता है, 8 सेकंड लेता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगर ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी 135 मीटर है, तो कार की औसत चाल क्या है? इंग्लिश में मैं क्वेश्चन को बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो कार की औसत चाल क्या है, ये कैलकुलेट करिए। इस तरह का सवाल बनता है आपके पेपर में, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। लिख लीजिएगा, इफ ए कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 10 सेकेंड एंड रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए इन 8 सेकेंड, if a car moves from A to B in 10 seconds and return from B to A in 8 seconds, and if distance between A and B is 135 meter, if distance between A to B is 135 meter, तो कार की, then what is average speed of car? Then what is average speed of car? इस तरह का सवाल आपसे बनता है। तो सिंपल है, आपको औसत चाल का फॉर्मूला पता है सर। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे कुल लिया गया समय, बटे कुल लिया गया समय, यही है ना सर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है यहां पर बताइए? 135 प्लस 135 कितना? 270 बटे कुल कितना समय ले रहा है? 10 प्लस 8 18, यानी 270 बटे 18 कर दीजिए। कितनी बार में कटेगा? 15 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका उत्तर क्या आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। एक तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ये नहीं, ये देखिए प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, ये जो 9c होता है ना, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। यहां पर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं।
औसत चाल की बात कर रहे हैं। औसत वेग का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ठीक है नैन्सी, यह बात समझ में आ गई। इस तरह का सवाल आपसे पूछेंगे तो कर देंगे आप लोग। फिर हम लोग अब दूसरे इस तरह से, और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको समस्या नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चला आगे। 270 कैसे आया? अरे बाबू यहां से देखो, ए से बी के बीच का दूरी कितना है? ए से बी के बीच का दूरी कितना है जी? 135 मीटर है। यहां से यहां जा रहा है तो जाने में 135 और फिर आएगा तो आने में 135, जोड़ दो 135 और 135 को कितना आएगा? 270। क्लियर? नहीं आया समझ में? बिल्कुल काम आएगा, है ना। फिर से हम समझा दे, जिसको समझना है फिर से ध्यान से सुन। औसत चाल का सूत्र क्या है कि टोटल कितना दूरी तुम तय की और उसमें तुमको जितना समय लगा, टोटल तय की दूरी को टोटल लिए गए समय से डिवाइड कर दो। मतलब टोटल तय की गई दूरी जो है उसमें डिवाइड कर दो किसको? टोटल लिए गए समय से। कुल तय की दूरी है, कितना दूरी तय किए और जितना समय लिए, जो कुल तय की गई दूरी है उसमें डिवाइड कर दो किससे? कुल लिए गए समय से। तो ये आपका क्या आ जाएगा? औसत चाल आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि एक कार है, वो ए से बी तक जा रहा है। फिर से समझिए जिसको समझ में नहीं आया है। ए से बी तक जा रहा है, इसमें कितना समय लग रहा है? इसमें 10 सेकंड जाने में लग रहा है। फिर बी से ए तक आ रहा है, कितना समय लग रहा है? 8 सेकंड लग रहा है। अरे बाबू टोटल दूरी कितना तय हुआ? इससे ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो 135 प्लस 135 कितना दूरी तय हुआ? 270। और टोटल समय कितना लग रहा है बताओ? जाने में 10 सेकंड लग रहा है, आने में 8 सेकंड लग रहा है। 10 जोड़ 8 कर दो, कितना हो गया? 18। तो 270 को 18 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आ गया समझ में अब? ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है। यह क्वेश्चन बना लोगे तो समझ लेंगे हम कि तुम लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन है, एक छात्र अपने घर से स्कूल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मतलब कि चाल से, भाई स्पीड लिख लो, चाल लिख लो, चाल से वापस आता है। अगर छात्र के स्कूल और घर के बीच की दूरी, अगर छात्र के स्कूल और घर के या छात्र के घर से, यदि छात्र के घर से स्कूल के बीच या स्कूल की दूरी 600 मीटर है, तो छात्र का औसत चाल क्या होगा? इंग्लिश में मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। छात्र का औसत चाल क्या होगा? यह क्वेश्चन बना लीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं आपको समझाने में सफल हो गया हूं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, जल्दीबाजी नहीं करनी है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख लीजिए, स्टूडेंट्स and a student going to his school from his home with a speed of 36 km per hour, with a speed of 36 km per hour and return back to home from his school with a speed of 54 km per hour. If distance between his home
and school is 600 meter. If distance between his home and school is 600 meter, then what is average speed of student? What is average speed of student? और जो भी बच्चे 12 निकाल रहे हैं समझे वो बेहद शानदार बच्चे हैं, है ना, बेहद शानदार, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे। कई बच्चों ने यहां पर क्या किया होगा, 600 प्लस 600 कर दिया होगा। अब समैया तो नहीं है, पता है ना जी। यहां पर आपको सिंपल देखो, आप औसत चाल का क्या सूत्र है, कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, यही है ना। और यहां पर यह आपको निकालना है, किसमें औसत चाल निकालना है, किसमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक। समझिएगा ध्यान से। यहां पर अगर हम लोग देखें, जो कुल तय की गई दूरी है वो तो हमें पता है कितना है, 1200 मीटर हो जाएगा, यानी 600 प्लस 600 है 1200 मीटर है, क्योंकि 600 मीटर जा रहा है, 600 मीटर आ रहा है। लेकिन समय हमें पता नहीं है सर, समय पता नहीं है, तो समय हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर? आप जान रहे हैं कि इसका घर है और स्कूल है, इसके बीच का दूरी कितना है, 600 मीटर है, और जा किस स्पीड से रहा है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ध्यान से समझिए। अब इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जब भी, यह ट्रिक आप याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर पर आवर में कोई चीज दिया रहे, उसको अगर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे उसे डिवाइड करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे उसे डिवाइड करेंगे? 5/18 से, मतलब क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं उसको। यानी किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो भी वैल्यू दिया उसको क्या करता है, 5/18 से गुना कर देते हैं। समझिएगा। यानी कि इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है 36 किलोमीटर पर आवर को, क्या करेंगे, 36 गुने 5/18 कर देंगे। 18 से 2 बार में कट गया ये, यानी कि जाते समय उसका स्पीड क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये जो 36 किलोमीटर आवर है, इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में लिखे हैं, ये क्या आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड आया। समझिएगा कॉन्सेप्ट को अच्छे से, एकदम बिल्कुल टाइम लेकिन नहीं समझ में आएगा, हम दोबारा भी समझाएंगे, बट समझिए। अब देखिए ये जब जाएगा तो जाते समय इसको कितना, 600 मीटर का डिस्टेंस है, 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो जाते समय इसको कितना टाइम लगेगा, यहां इसको घर से स्कूल जाने में कितना समय लगेगा, 600/10, यानी कि कितना, 60 सेकंड का समय लगेगा इसको जाने में। सर आने में कितना समय लगेगा, स्पीड दिया है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करिए 54 किलोमीटर पर आवर को किसमें, सेकंड में, तो 54 गुने 5/18 कर दो, 18 से 3 बार में कट गया, यानी कि आते समय उसका स्पीड कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, अरे हाँ या नहीं बताओ। यानी कि अब देखो ये आ रहा है किस स्पीड से, 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब इसको आने में कितना समय लगेगा बताओ, 600 मीटर गया तो उसको जाने में 60 सेकंड लगा। अब 600 मीटर ये इधर वापस आ रहा है, कितना सेकंड लगेगा, 600/15, 15 के मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, यानी आते समय उसको कितना सेकंड लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। काम हमारा यहीं पर खत्म हो गया। जाते समय कितना समय लग रहा है बताइए, 60 सेकंड। आते समय कितना सेकंड लग रहा है, 40 सेकंड। 1200 बटे कितना, 60 40 कर दो, 100 0 0 काट दो, कितना आ गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। यह हमारा उत्तर हो गया। 5/18, जब भी कोई चीज किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है, अगर उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
किसी को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, हम फिर से एक बार समझाते हैं, चिंता मत करिए, फिर से समझाएंगे, टेंशन मत लो। देखो ध्यान से समझो, आपको यह पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अब ये उस छात्र का मान लो घर है और ये इसका क्या है, स्कूल। इसको जो जाने का, इसमें यहां जो दूरी है इसके बीच का 600 मीटर है, यानी गया और आया तो टोटल दूरी वो कितना तय किया, 1200 मीटर। अब अगर हमें पता चल जाए कि ये ए से बी तक जाने में, यानी कि यहां से यहां तक जाने में और घर से स्कूल तक जाने में और स्कूल से घर वापस आने में उसको कुल कितना समय लगा, तो हमें पता चल जाएगा कि औसत चाल क्या है। अब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब ये घर से स्कूल जा रहा है ना, तो उसका स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलता है, तो उसके लिए 5/18 से गुना कर देते हैं उसको। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या आ गया, ये आ गया 10 मीटर प्रति, यानी कि जाते समय उसका स्पीड कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मान लो कि समय निकालना है कि जाने में उसको कितना समय लगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है बताओ, 600 मीटर, चाल कितना है 10, ये काट दो। जाने में उसको कितना समय लग गया, 60 सेकंड लग गया। ये हमको पता चल गया कि यहां से यहां तक जो जा रहा है उसको जाने में 60 सेकंड का टाइम लग रहा है। आने में कितना समय लगेगा, आते समय का स्पीड हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ये 5/18 से गुना करेंगे तो 5 × 3 यानी कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो आते समय उसको कितना समय लगेगा, आने का समय निकालो। समय बराबर क्या, वही दूरी बटे चाल, लेकिन अब यहां पर दूरी तो वही है ना, 600 मीटर, चाल कितना हो गया इसका, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 40 सेकंड, यानी कि हमें पता चल गया कि आने में उसको कितना सेकंड लगा, 40 सेकंड लगा। अब आपको पता है औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी। कुल तय की गई दूरी कितनी है, 1200 मीटर है, 600 मीटर जा रहा है, 600 मीटर आ रहा है, 1200 मीटर हो गया। कुल लिया गया समय भी हमें पता चल गया कि जाने में इस छात्र को 60 सेकंड लगता है और आने में इस छात्र को कितना, 40 सेकंड लगता है, यानी कि टोटल कितना, 60 + 40, इतना सेकंड उसको लगा। तो 1200 बटे 100, 0 कट गया, कितना आ गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। इसका ये औसत चाल आ गया। आ गया समझ में? अब भी किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सबको क्लियर है? बहुत आसान है। तुम लोग झूठे न्यूमेरिकल से डरते हो, एकदम नहीं डरना है न्यूमेरिकल से। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अगला अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, उसको अब हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन और कराएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। हाँ, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम लोग बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है तो याद रखिएगा, समय के साथ वेग में वृद्धि, समय के साथ वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं। समझिएगा, इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी कराएंगे, चिंता मत करिए। इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझिए इसको, पहले आप समझो, नहीं बदले तो आपका जो उत्तर जो है सही नहीं आएगा, आपका किलोमीटर प्रति घंटा में फिर निकालना पड़ेगा। ठीक, अब मान लीजिए आपका प्रारंभिक वेग, आप जो चल रहे हैं, मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आपका प्रारंभिक वेग है मान लीजिए u, ठीक है, और आपका अंतिम वेग है मान लीजिए v। u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान से चीजों को समझो, अभी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि ये क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है,
अभी इसमें बहुत ही न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, बहुत न्यूमेरिकल। v क्या है आपका? अंतिम वेग है। अंतिम वेग यानी क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी है। और आपका यहां से यहां तक ये जो वेलोसिटी है इसका u से v होने में t टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? t टाइम लगता है। तो आपका एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल a से, और इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी यानी v माइनस u बटे टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन को निकालने का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, वेग में परिवर्तन यहां पर देखिए रंजीत, वेग में वृद्धि, एक्सेलरेशन जो होता है एक्चुअली में वो क्या होता है? वेग में वृद्धि होता है। कहते हैं हम लोग रेट चेंज, मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, है ना, या फिर चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन एक्चुअल में जब हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी, है ना। और एक होता है इसका जस्ट अपोजिट, जैसे हम लोग बोलते हैं मंदन। मंदन जो होता है दैट इज डिक्रीज इन वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं, यहां से एक सवाल, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अभी सिंपल सा क्वेश्चन एक करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई कार है, वो अभी रेस्ट में है। किसमें है? ये रेस्ट में है, विराम में है। कोई कार है और ये कार क्या करता है, ध्यान से समझिए, 10 सेकेंड में जो इसका वेलोसिटी है ना, ये मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया 10 सेकंड के बाद। और आपसे पूछता है कि यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, बताओ, बताइए। अब आपको यहां पर पता है कार यहां पर क्या है? रेस्ट में, यानी विराम में है। और विराम से चलकर 10 सेकंड में जो इसका वेलोसिटी है वो कितना हो जाता है? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन टी। v कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड है सर u कितना है? अरे जब वस्तु रेस्ट में है तो उसका u कितना होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। टाइम आपको दिया है 10 सेकंड, फॉर्मूले में पुट कर लीजिए 20 माइनस 0 बटे टी, यानी टी कितना है? 10 है। यानी कि क्या हो गया? 20 बटे 10 यानी कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। यानी कि आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन है यहां पर लिख लीजिएगा, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, यानी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड याद रखेंगे इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए एक्सेलरेशन जो होता है ना, पहले एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, या फिर अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। एवरेज वेलोसिटी अभी आते हैं अंकित, एवरेज वेलोसिटी पर आएंगे। पहले एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर औसत वेग के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की कॉन्सेप्ट की। एक क्वेश्चन और आप करो। जैसे मान लीजिए कोई कार है, ये कार मान लीजिए 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और ये ब्रेक लगाती है। ब्रेक लगाने पर क्या होता है? इसका जो स्पीड है वो घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। मान लीजिए आप कार, स्कूटी, बाइक कुछ भी चला रहे हैं
और चलाते समय आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक लगाया, तो उसका स्पीड 5 सेकंड में घट करके कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा तो आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी। यहां पर v कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, u कितना है, 40 मीटर प्रति सेकंड है, टाइम कितना है आपका, टाइम आपका 5 सेकंड है। कर लीजिए 20 माइनस 40 बटे 5 यानी माइनस 20 बटे 5 यानी कितना गया, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। नेगेटिव में यहां पर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो सकता है, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यहां पर अगर आपसे पूछता है एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर आपसे पूछता है, यहां पर पूछ दे रिटार्डेशन का मान क्या होगा, मंदन का मान क्या होगा, तो ये मंदन का मान क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि आप ये समझो, कॉन्सेप्ट को समझिए, जब भी किसी वस्तु का स्पीड बढ़ेगा, मतलब अगर किसी का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रिटार्डेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जब किसी का स्पीड यानी किसी का अगर वेलोसिटी घट रहा है, उस कंडीशन में रिटार्डेशन आपका पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, बात समझ में आई। अब रिटार्डेशन अगर आपको यह समझ में आ गया कि यहां पर कार में ब्रेक अप्लाई हुआ है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, समय के साथ घट रही है, तभी आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, मंदन कह देते हैं। यानी मंदन का मतलब आपको पता चल गया कि ये जो मंदन है, मंदन क्या होता है एक्चुअली में, रिटार्डेशन क्या होता है एक्चुअली में, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब हो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं मंदन। यानी कि जब समय के साथ किसी पिंड, समय के साथ गति में, ऐसे लिख लीजिए, समय के साथ गति में कमी को मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी कि डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। डिक्रीज इन वेलोसिटी with respect to time is called retardation। और इसका भी SI यूनिट वही होगा, यहां पर इसका भी SI यूनिट क्या होगा, इसका भी SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ठीक, ये भी एक कैसा क्वांटिटी होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये भी एक सदिश राशि होगी, लेकिन इसको निकालने का फॉर्मूला अलग होगा सर। यह भी एक क्या होगी, सदिश राशि होगी। रिटार्डेशन को निकालने का फॉर्मूला एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे, उसका फॉर्मूला क्या था, u माइनस वी अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, जबकि रिटार्डेशन को निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस वी अपॉन टी, जस्ट उसका अपोजिट। तो यह फॉर्मूला भी याद रखिएगा, यहां से भी आपसे सवाल बन सकता है। या डेफिनेटली शंकर जी, आगे बात समझ में, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन इसके बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर है। कर लीजिए प्रतीक, वन लाइनर के फॉर्म में कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। और आप बताइए, मुझे सभी बच्चों से सवाल है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, आप लोग ये बताइए। सेकंड स्क्वायर कैसे, क्योंकि यूनिट होता है मनीष जी। मनीष जी आप जाकर के यूनिट एंड डायमेंशन वाला लेक्चर देखिए। और आप लोग एक काम और करिए, जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो तो ठीक है,
जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो तो ठीक है, आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी, कोई भी बुक है ऑब्जेक्टिव वाला उठाओ, यूनिट एंड डायमेंशन के सारे क्वेश्चन करिए आप लोग, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो आप पूछिए। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह होता है किसका? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब आप लोगों के 5 मिनट का आप लोगों के पास समय है। आप लोगों के कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ लीजिए, ठीक है, ताकि आपके कोई भी डाउट है आप डाउट पूछ लीजिए। मैं डाउट आपको पहले बता दूंगा, फिर इसके बाद अगली क्लास में, अभी देखिए 2-4-5 क्लास ना मोशन वाला क्लास जो है थोड़ा स्लो उसमें चलेगा। इसके बाद जब हम फोर्स, ग्रेविटेशन, फिर क्लास आपका फ्लो में आ जाएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है ना। तो धीरे धीरे चीजें जब आपकी ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद क्लास फिर धीरे धीरे और फ्लो में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्लास की स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। रिटार्डेशन को मैं फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए, जब भी किसी का वेग, जब आप क्या करते हो, गाड़ी चलाते हो और गाड़ी को ऐसे एक्सेलरेट करते, ऐसे एक्सेलरेशन देते, है ना, तो गाड़ी का स्पीड क्या करता है? बढ़ता है। और जब गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब जो उसका जो वेग अगर वो बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि वो क्या है? त्वरण है। इंक्रीज इन वेलोसिटी, समय के साथ जो वेग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? त्वरण। और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई दिख गया, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो समय के साथ क्या हो रहा है? स्पीड आपका, वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है? घट रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग मंदन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बीच रिलेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब जो मंदन है क्या एक्चुअली में? मतलब ऋणात्मक त्वरण है ना। तो उसके लिए रिवाइज करिए, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मंदन भी सदिश राशि ही है, ठीक है। डायमेंशन का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, है ना, कभी कभी पूछ दिया जाता है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी का मतलब होता है विस्थापन बटे समय। आपका मतलब एकांक समय में कितना आपका विस्थापन है, लेकिन यहां पर वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अगर कोई वस्तु विराम में है तो स्पीड आपका क्या होगा? 0 होगा। सिंपल है। ये रिलेशन किसके किसके बीच में बताया? बताओ। ये रिलेशन तो इसी के बीच में बताया ना जी, v माइनस यू अपॉन टी। या फिर एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v अपॉन टी भी लिख सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है ये होता है, यही फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा पेंडुलम जी, चिंता मत करिए। CBT 1 का देखिए अराउंड आप मान लीजिए कि आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, मैं जनरली आपको बताऊं, इस बार सीट थोड़ी कम है, तो जनरली मैं आपको बताऊं आपका टारगेट 75 to 80 के बीच का होना चाहिए CBT 1 के लिए। 75 to 80 के बीच का टारगेट आप ये रखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी है ना, NTPC, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जे, किसी में भी जो जीके जीएस में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, मैथ रीजनिंग में प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उसको कर लो। मैं बताता हूं आपको कि लगभग 50% क्वेश्चन, 50% से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है रेलवे। 50% से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है रेलवे में, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। तो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, या कोई भी एग्जाम का हो, जीके जीएस का क्वेश्चन है उससे आप करिए। व्हिटस्टोन ब्रिज से बहुत कम चांसेस होते हैं ऋतिक आने के, ठीक है। हाँ, रिटार्डेशन नेगेटिव में होता, अगर देखिए आपसे पूछा जाता है कि रिटार्डेशन है क्वेश्चन में, देखिए क्या है ना, अगर आपका, मैं फिर से बता दूं ना, देखिए अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो रिटार्डेशन नेगेटिव में होगा, अगर वेलोसिटी घट रहा तो रिटार्डेशन पॉजिटिव में होगा। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए वेलोसिटी बढ़ रहा है तो रिटार्डेशन नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी घट रहा है तो रिटार्डेशन पॉजिटिव हो जाएगा।
वहीं पर अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बड़े बड़े न्यूमेरिकल जैसे भी न्यूमेरिकल आएंगे ना, आप देखो टेंशन मत लो, जैसे भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएंगे वो मैं करवाऊंगा आपको क्लास में, और सभी बच्चा करेगा। आज जो न्यूमेरिकल कराए सबसे हुआ कि नहीं बताओ? आज जो न्यूमेरिकल कराए सबसे हुआ, समझ में आया सबको? ऐसे ही डेली हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल और सबको समझ में आएगा न्यूमेरिकल, चिंता मत करो। क्वेश्चन आज नहीं होगा, आज ना न्यूमेरिकल वगैरह करने में समय निकल गया, कल क्वेश्चन करवाएंगे आपको, एमसीक्यू कल करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप कल की क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ, है ना? तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।